दरअसल कोरोना को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उन्होंने राज्यपाल बेबी मौर्य को ज्ञापन सौंपा है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। कोरोना के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर मुलाकात राज्यपाल से की है कांग्रेस नेताओं ने। देहरादून से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस नेताओं ने और किसानों की समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और इसके साथ साथ कोरोना को लेकर ये मुलाकात राज्यपाल से की है कांग्रेस नेताओं ने। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से, क्या कुछ हुआ है उस दौरान, क्या कुछ अहम बातें रही, विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, एक दिवसीय मॉनसून सत्र में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सदन के अंदर इन मुद्दों को लेकर सरकार से चर्चा करने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की, जिसके बाद आज कांग्रेस जो है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के ऑफिस पहुंची, यानी कि उनके आवास पहुंची और वहां जाकर उन्होंने उनको ज्ञापन दिया कि लगातार सरकार से जब इस तरीके के सवालों के जवाब सदन के अंदर मांगे जाते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है, कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों का है, साथ ही किसान के मुद्दों को लेकर लगातार सदन में भी सरकार के खिलाफ विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था। और अब जब सरकार के द्वारा इन सब बड़े सवालों पर सदन पर ही जवाब नहीं दिया गया, तो फिर कांग्रेस जो दल है वो आज बेबी रानी मौर्य से मिलने पहुंचा है राजभवन, और जहां उन्होंने इन सब मुद्दों को लेकर जो राज्यपाल है उन्हें अपना ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि सदन के अंदर ही सरकार जब जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो आम जनमानस की बातों को कहाँ रखा जाएगा। इस तरीके के मुद्दों को लेकर वो आज राजभवन पहुंचे थे और लगभग 11 बजे राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना ज्ञापन दिया। लेकिन इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 12 बजे आज कांग्रेस प्रीतम सिंह अध्यक्ष, यानी कि जो प्रीतम सिंह है कांग्रेस के अध्यक्ष, वो आज पत्रकार वार्ता करेंगे और इन बड़े मुद्दों को लेकर वो आज कई बड़े खुलासे करेंगे, उजागर करेंगे कि आखिरकार सरकार इन बड़े मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देती है, क्योंकि बेरोजगारी प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और लगातार सरकार बनी है, सरकार ने कहा था कि प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो बेहद कम रहेगा, किसानों को मजबूत करने की कोशिश यही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना महामारी में जिस तरीके से प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है, बिल्कुल, और कांग्रेस कोई भी मुद्दा नहीं चाहती है छोड़ना बीजेपी को घेरने के लिए। आप बने रहिए सुभाष हमारे साथ। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हल्द्वानी से बड़ी खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय आज से बंद है, 3 दिनों तक के लिए बंद रहेगा उच्च शिक्षा निदेशालय। धन सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने पर यह फैसला लिया गया है। 19 सितंबर को धन सिंह रावत ने बैठक भी की थी, उच्च शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। धन सिंह रावत ने होम आइसोलेशन में है, निदेशालय के सभी अधिकारी सैनिटाइजेशन के बाद 27 सितंबर को शिक्षा निदेशालय खुलेगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हल्द्वानी से। दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक भी उन्होंने की थी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट उनकी आई उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है उच्च शिक्षा निदेशालय बंद रखने का। 3 दिनों तक बंद रहेगा उच्च शिक्षा निदेशालय। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। धन सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। 19 सितंबर को धन सिंह रावत ने बैठक की थी। उधर हल्द्वानी में दरअसल उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कुमायूं कमिश्नर अरविंद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में सैंपल उनका लिया गया था, इलाज के लिए मैक्स अस्पताल देहरादून रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में उनका सैंपल लिया गया था, इलाज के लिए मैक्स अस्पताल देहरादून उन्हें अब रेफर कर दिया गया है। कुमायूं कमिश्नर अरविंद सिंह कोरोना पॉजिटिव मिले। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हल्द्वानी से दरअसल उत्तराखंड में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ जो संक्रमण की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती हुई। उधर उत्तराखंड में 3 दिन बाद फिर 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 1069 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 43,720 हो गई है, जिसमें 31,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 318 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 237, हरिद्वार में 127, नैनीताल में 119, चमोली में 58, उत्तरकाशी में 53, पौड़ी में 48, टिहरी में 31, रुद्रप्रयाग में 22, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 21, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में
7 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 529 हो गई है और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के साथ साथ रिकवरी दर भी बढ़ रही है। प्रदेश की रिकवरी दर 71% से ज्यादा पर पहुंच चुकी है। यानी कि जिस तरह से तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ रिकवरी दर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई 71% इस वक्त रिकवरी रेट है उत्तराखंड के अंदर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, लगातार संक्रमण की रफ्तार देखने के लिए मिल रही है उत्तराखंड के अंदर भी, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट काफी बेहतर है। जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है और ये देखा जा रहा था कि बीते 3 दिनों से लगभग 800 से अधिक मरीज प्रदेश में पाए जा रहे थे, लेकिन कल बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगभग 1000 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी देहरादून में ही रोजाना सबसे अधिक मरीज पाए जा रहे हैं और कल भी जिस तरीके से 350 से अधिक मरीज प्रदेश के अलावा राजधानी देहरादून में पाए गए, तो कहा जा सकता है कि स्थितियां बेहद खराब है कि राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून में सभी बड़े अस्पताल हैं, सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं, सचिवालय हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक राजधानी देहरादून में बैठते हैं। लेकिन बावजूद उसके प्रदेश की राजधानी में सबसे अधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि स्थितियां बेहद खराब है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब एक बड़ी चुनौती सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास ये भी आ जाती है कि जो बेड की व्यवस्था है अस्पताल में, आइसोलेशन की व्यवस्था है या फिर कहा जाए आईसीयू की व्यवस्था है, वो किस तरीके से सरकार पूरा करेगी। क्योंकि सिविल अस्पतालों को ही कोरोना संक्रमित की जांच या फिर ये कहा जाए कि इलाज की अनुमति दी गई, जिसमें सरकारी अस्पताल में अगर बात की जाए तो दून मेडिकल अस्पताल को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी शुरुआती तौर पर। लेकिन अब ऋषिकेश एम्स में इमरजेंसी में जब कोई मरीज सीरियस केस में आ जाता है तो उन्हें एम्स रेफर कर दिया जाता है। न केवल देहरादून बल्कि पहाड़ों के जो भी सीरियस मरीज कोरोना के होते हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए बेडों की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी बेडों की बहुत कमी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि जो स्थितियां हैं वे बेहद खराब होती हुई अब नजर आ रही हैं। क्योंकि जब पहाड़ों में कोई सीरियस केस आता है तो उनको मैदानी क्षेत्रों में लाया जाता है। सुभाष, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने की, क्योंकि लगातार संक्रमण की रफ्तार देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में कोरोना काल को लेकर हर बुधवार को साप्ताहिक बंद का ऐलान किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा कि जब उत्तराखंड सरकार पर्यटकों की आवाजाही पूर्ण रूप से खोल दी गई है तो ऐसे में साप्ताहिक बंद का सवाल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द साप्ताहिक बंद को हटाने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से जब सरकार बड़े कदम उठा रही है तो ऐसे में साप्ताहिक बंद का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। स्थानीय व्यापारियों ने मसूरी व्यापार मंडल से भी आग्रह किया है कि साप्ताहिक बंद को अब हटा देना चाहिए। सिर्फ जिला देहरादून में ज्यादा लागू है। हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश और नैनीताल जैसी जगहें मेला क्षेत्र में घोषित हैं यूपी उत्तर प्रदेश के समय से, और हमें साप्ताहिक बंदी से हमेशा छूट में रखा गया है। लेकिन कोरोना के चलते साप्ताहिक बंदी इसलिए करी गई थी कि बाजार सैनिटाइज होंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन अब नहीं होता है, तो साप्ताहिक बंदी का वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। हम जल्दी जिला स्तर पे, प्रशासन स्तर पे निवेदन करेंगे साप्ताहिक बंदी मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों से खत्म कर दी जाए। कोरोना संकट के बीच चले एक दिन के विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर मुख्य मुद्दों पर चर्चा न कराने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। सदन करीब 3 घंटे ही चला और सत्ता पक्ष के विधायकों के सहारे ही सरकार ने 19 विधेयक पास कराए। सरकार को अपने ही 2 विधायकों के तल्ख तेवरों के कारण असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार सदन स्थगित हुआ और ठीक शाम 4:20 पर सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मैं कह सकता हूँ, देखिए मानसून सत्र था और विशेष परिस्थितियों में हमने सत्र आहूत किया था, और जो आज का एक दिनी सत्र था वो बहुत शांतिपूर्वक संपूर्ण हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। संवैधानिक बाध्यता भी थी कि हमको 6 महीने के अंदर सत्र को चलाना था, और साथ ही साथ हमने जन सुरक्षा का भी हमारे सामने मामला था कि जन सुरक्षा भी हमारी हो, तो इसलिए एक दिन हमारे सत्र यहाँ पर आज जो संपन्न हुआ है शांतिपूर्वक सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। और मानिए जो हमारे विधायकगण थे, उन विधायकों का बहुत सहयोग होगा, और विशेषकर मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का। आपका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला, आपने हमारे जो है निवेदन को स्वीकार किया, आपका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला।
और साथ ही साथ जो हमारे विधायकगण थे आज हमारे सदन में, 12 विधायक हमारे जो आपकी दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा, वहाँ बैठे थे। 30 हमारे जो माननीय विधायक हैं वो हमारे सभागार में सदन में बैठे थे। और वर्चुअल में भी हमारे लगभग 14 विधायक, माननीय विधायक और मंत्री सहित 14 लोगों ने वर्चुअल इसमें पार्टिसिपेट किया है। जी। उधर देहरादून में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के दूसरे गुटों ने अन्य मुद्दों को लेकर भी हंगामा इस दौरान किया। कांग्रेस नेताओं में अहम की लड़ाई सामने आती हुई दिख रही है। कांग्रेस के विधायकों ने अपने नेताओं पर ही सवाल उठा दिए हैं। विधायकों ने कहा कि आप कौन होते हैं मुद्दा तय करने वाले? जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी नहीं हो पाई है। कोरोना, बेरोजगारी, किसान की समस्याओं पर सहमति बनी थी। तो आपको बता दें कि ये मदन कौशिक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस ने दूसरे मुद्दों को लेकर हंगामा भी किया। उधर हरिद्वार में रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने बिना नक्शा स्वीकृति के बनाए जा रहे भवन को सील कर दिया। एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने कार्यभार संभालने के बाद रुड़की और आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एचआरडीए ने सिविल लाइन क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कराए बिना चल रहे भवन निर्माण के कार्य को रुकवाकर भवन को सील कर दिया। संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने बताया कि प्राधिकरण के मानचित्र पास कराए बिना ही भवन का निर्माण चल रहा था। इस भवन को सील कर दिया गया है। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर और अगर किसी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सील की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार से कार्रवाई विभिन्न प्रकरणों में रुड़की शहर में की गई है और आसपास के शहरों में। उधर हरिद्वार में अज्ञात वाहन की टक्कर से हिरण घायल हो गया। वन विभाग ने घायल हिरण को रेस्क्यू सेंटर भी भेजा है। दरअसल आए दिन वाहनों की चपेट में आकर वन्यजीव घायल हो जाते हैं। बिजनौर हाईवे इलाके की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल आपको ये बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर लगने की वजह से यह हिरण घायल हो गया था, जिसके बाद इसको रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। वन विभाग ने घायल हिरण को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। उधर मसूरी में बेकाबू होकर सड़क पर एक कार पलट गई। हादसे में बाल बाल बच गया कार चालक को मामूली चोट भी आई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित निकाल लिया। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बेकाबू होकर कार अचानक से पलट गई। हालांकि बाल बाल बच गया है कार चालक और स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से इस कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। अचानक से ये कार बेकाबू होकर पलट जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से सुरक्षित कार चालक को बाहर निकाल लिया जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब यह हादसा हुआ और स्थानीय लोगों की मदद से कार चालक को बाहर निकाला गया। उधर रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने रबड़ के गोदामों में छापेमारी की है। ये बड़ी कार्रवाई की गई। हजारों क्विंटल रबड़ मौके से बरामद की गई है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने 4 रबड़ के गोदाम सीज भी कर दिए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से रबड़ सप्लायरों में हड़कंप मच गया है। बड़े बड़े गोदाम भारी मात्रा में जमा कर रखी थी रबड़। ईंट भट्टों पर जलाने के लिए रबड़ का स्टॉक किया जाता है, लेकिन यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है जॉइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से और 4 रबड़ के गोदाम को सीज कर दिया है। हालांकि रबड़ सप्लाईयों में इस वक्त हड़कंप भी मच गया है। बड़े बड़े गोदामों में भारी मात्रा में ये रबड़ रखी गई थी, लेकिन 4 गोदामों को जॉइंट मजिस्ट्रेट की तरफ से सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से रबड़ सप्लायरों में हड़कंप भी मच गया है। बड़े बड़े गोदामों में भारी मात्रा में इन लोगों ने रबड़ जमा कर रखी थी। उधर मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों का ये मामला, जिसमें आप कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। 25 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था। आप नेता नवीन प्रसाली ने सरकार पर इस दौरान निशाना भी साधा है और उसी कड़ी में ये प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन कोविड नियमों के उल्लंघन
करने पर मामला दर्ज किया गया था। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है इस मामले को लेकर। और चलिए अब आपको दिखाएंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे कानपुर मंडल की करेंगे समीक्षा। कोरोना के साथ साथ सीएम योगी कानपुर मंडल में चल रही विकास कार्य योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। सूरत के ओएनजीसी गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। पाइपलाइन में लगातार हो रहे हैं धमाके। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जालौन के कटौदा थाने में मनचली की हुई धुनाई। लड़की ने 1 मिनट में मारे 53 चप्पल। बेशर्मा आशिक पर चप्पलों की बरसात। कई दिनों से लड़की को कर रहा था परेशान। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडिया गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव कसेरवा में महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। एक महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। कार सवार 3 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली से एटा जा रहे थे कार सवार। आगरा के थाना हरिपर्वत के संजय पैलेस के पास पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। श्रावस्ती के कोना के हजरिया महरौली गांव में सरकारी नाव हुई गायब। ग्रामीणों को मिली थी 2 नाव, जिसमें से एक नाव लावारिस हालत में मिली, जबकि बड़ी नाव का पता नहीं लग पाया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के बंबा में शोहदों के हौसले बुलंद। परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेआम छेड़खानी। विरोध करने पर छात्रा की कर दी पिटाई। आईपीएल में आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा, जहां पर दोनों ही टीमें अपनी जीत की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में उतरेंगी। Unibic? Enjoy your journey. Presenting Unibic fruit and nut cookies. Unibic खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। सवाल का सही जवाब दें और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। सब्र का फल डैश होता है। ऑप्शंस हैं ए तीखा, बी खट्टा, सी चटपटा या डी मीठा। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी। आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी। आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। सूरत के ओएनजीसी